1829 विठोबा मंदिर, पंढरपुर, आज का महाराष्ट्र। पूरे भारत से हिंदू यहाँ आते हैं, लेकिन दलितों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज है। दलित स्थानीय कंपनी ऑफिसर को अर्जी देते हैं, गुजारिश करते हैं कि उन्हें मंदिर में जाने दिया जाए क्योंकि वो भी विठोबा के भक्त हैं। अफसर उनकी अर्जी खारिज कर देते हैं। दलित कहते हैं कम से कम हमें मंदिर के आंगन में खड़ा होने की इजाजत दीजिए, लेकिन अफसर कहते हैं नहीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों का एक ग्रुप था। वे यहाँ पैसा बनाने आए थे, व्यापार और कारखानों से मुनाफा, किसानों से लगान। पर इसके लिए जरूरी था कि उनकी सरकार स्थिर रहे, और इसके लिए जरूरी था कि प्रभावशाली हिंदू वर्ग उनको सपोर्ट करे। अगर वे हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों में दखल देते तो उनका सपोर्ट खो सकते थे। इसलिए उन्होंने दलितों से कहा, तुम्हारे मंदिर में घुसने पर रोक एक पुरानी हिंदू प्रथा है, हम इसे बदल नहीं सकते। दलितों को ये बड़ा अजीब लगा। इंग्लैंड में जो कॉमन लॉ था वो कानूनी तर्क पे आधारित था, न कि धार्मिक रिवाज पे। उन्होंने सोचा कंपनी भारत में वही सिद्धांत अपनाएगी, पर वो तो मुगलों जैसे ही निकले। उन्होंने भी यही पोजीशन ली कि छुआछूत हिंदू समाज का अंदरूनी मामला है। असल में कंपनी मुगलों से भी बुरी निकली। उसने मनुस्मृति और दूसरे हिंदू धार्मिक ग्रंथों के आधार पर एक हिंदू पर्सनल लॉ बनाया। इस लॉ ने हिंदू रीति रिवाजों को कानूनी मान्यता दी। दलितों के लिए अदालत का दरवाजा बंद कर दिया। जज लोग हिंदू पर्सनल लॉ के आधार पर निर्णय देते थे। सलाह के लिए अदालत में ब्राह्मण पंडित बहाल करते थे। 100 साल के कंपनी राज में दलितों के सामाजिक अलगाव में कोई बदलाव नहीं आया। 1857 में हिंदू और मुस्लिम सैनिकों का विद्रोह हुआ। उसके बाद ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने भारत की सरकार अपने हाथ में ले ली। विक्टोरिया ने ऐलान किया कि कानून के सामने सब बराबर है। दलितों को उम्मीद की एक किरण दिखी। लेकिन विक्टोरिया ने 1857 विद्रोह से एक बड़ा सबक सीखा था। मूल निवासियों की धार्मिक भावनाओं को कभी भी ठेस न पहुंचाओ। उसके जज और अधिकारी हिंदू रिवाजों में दखल नहीं देते थे। छुआछूत के खिलाफ किसी भी याचिका पर विचार नहीं करते थे, क्योंकि वो एक हिंदू रिवाज था। रानी विक्टोरिया ने अपना धार्मिक दरवाजा बंद रखा था, लेकिन उसका नागरिक दरवाजा खुला था। उस दरवाजे से कोई भी दलित अपने नागरिक अधिकार मांगने के लिए अंदर आ सकता था। यह देखकर दलितों ने अपनी रणनीति बदल दी। वह अब तक तो धार्मिक स्थानों पर जाने की मांग कर रहे थे, अब वो सार्वजनिक स्थानों पर जाने की मांग करने लगे। ठीक है, मंदिर में एंट्री मत दो, लेकिन मंदिर जाने वाली सड़क पर चलने का तो अधिकार दो। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक गांव में एक हिंदू मंदिर था। ऊंची जाति के लोग दलितों को मंदिर में प्रवेश तो छोड़िए, उसके पास वाली सड़क पर भी चलने नहीं देते थे। 1887 में दलितों ने अदालत में एक याचिका दायर की। कहा उन्हें उस सड़क पर चलने का अधिकार मिलना चाहिए। ऊंची जाति के लोगों ने कहा वो सड़क एक धार्मिक सड़क है, हिंदुओं के लिए पवित्र सड़क है। अगर दलित उस पर चलेंगे तो सड़क अपवित्र हो जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऊंची जातियों की दलील को खारिज कर दिया। कहा सड़क भले ही मंदिर के पास हो, लेकिन वो एक सार्वजनिक सड़क है, सार्वजनिक संपत्ति है, मंदिर की संपत्ति नहीं। इसीलिए हर नागरिक को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है। दलित विजयी हुए। मद्रास प्रेसिडेंसी के मदुरई नगर में जिन इलाकों में ब्राह्मण रहते थे, वहां की सड़कों पर दलितों को चलने नहीं देते थे। दलितों ने इसके खिलाफ अदालत में याचिका दी। ब्राह्मणों ने दलील दी कि हिंदू रिवाजों के मुताबिक पाबंदी जायज है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा सड़कों का निर्माण और रख रखाव नगर पालिका करती है, वो धार्मिक स्थान नहीं है, इसीलिए वहां हिंदू रिवाजों की पाबंदी लागू नहीं हो सकती। गोपाल कृष्ण गोखले, जन्म से ब्राह्मण लेकिन एक जोशीले समाज सुधारक। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दलित उन्हें एक फरिश्ता मानते थे। अंग्रेजों के आने के बाद दलितों को एहसास हुआ कि शिक्षा ही उनके जीवन में बदलाव की कुंजी है। गोखले ने उनकी शिक्षा के लिए अभियान चलाया। ऊंची जातियों के लोग दलित बच्चों को सरकारी स्कूलों में एडमिशन नहीं लेने देते थे।
जिन स्कूलों में उन्हें एडमिशन मिल भी जाता था वहां उन्हें दूसरे बच्चों से अलग बिठाया जाता था। दलित इस भेदभाव के खिलाफ कोर्ट गए। कोर्ट ने एक अजीब सा निर्णय दिया। कहा स्कूल पब्लिक मनी से बना है, इसलिए दलित बच्चों को एडमिशन का समान अधिकार है, लेकिन अगर उनको क्लासरूम में अलग बिठाया जाता है तो वो एक हिंदू रिवाज है, उसमें हम दखल नहीं देंगे। दलितों ने देखा उनकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। अंग्रेज भारत पर राज करते रहना चाहते थे। वे हिंदू आबादी को नाराज नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका राज अस्थिर हो सकता था। इसलिए उन्होंने पब्लिक कानून और धार्मिक रिवाजों के बीच एक चालाक संतुलन बनाया। दलितों को कुछ पब्लिक जगहों, नगर पालिका की सड़कें, सरकारी स्कूल, पब्लिक आराम घर, बाजार, उनका इस्तेमाल करने की इजाजत दी, लेकिन उन्होंने मंदिरों, यहाँ तक कि पब्लिक कुओं और तालाबों में भी उनको जाने से रोक दिया। यह क्या कि हिंदू रिवाज इसकी इजाजत नहीं देते। उत्तर और दक्षिण भारत के कई गांवों और कस्बों में सार्वजनिक कुओं और तालाबों के इस्तेमाल के लिए दलितों ने लड़ाई लड़ी। उन्होंने दलील दी कि ये सार्वजनिक धन से बने हैं, इसीलिए उन्हें उनका इस्तेमाल करने का पूरा हक है। ऊंची जातियों ने तर्क दिया कि अगर दलित कुएं या तालाब से पानी निकालेंगे तो पानी दूषित हो जाएगा। अदालतों ने ऊंची जातियों के पक्ष में फैसला सुनाया। दलितों ने देखा अदालत से उनको बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। एक तो मुकदमा बहुत धीमा और महंगा प्रोसेस था, दूसरा अक्सर वो केस हार जाते थे। जज और अधिकारी अक्सर हिंदू रिवाज के नाम पर ऊंची जातियों का पक्ष लेते थे। वो उनका पक्ष इसलिए लेते थे क्योंकि उनकी आवाज दमदार थी। दलितों को लगा कि जब तक उनकी आवाज दमदार नहीं होगी, अंग्रेज उनकी बात नहीं सुनेंगे। उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी, अपने को संगठित करने का फैसला किया। कमेटियां और संगठन बनाने का, जनसभाएं करने का, घोषणा पत्र जारी करने का, सरकार को ज्ञापन सौंपने का, खुद को एक शक्तिशाली जनसमूह के रूप में बनाने का, खुद को इतनी मजबूत आवाज बनाने का कि ना तो ब्रिटिश सरकार और ना ही ऊंची जाति के हिंदू उन्हें नजरअंदाज कर सके। जिन जुझारू लोगों ने दलितों को जगाने और संगठित करने में अहम भूमिका निभाई, उनमें थे समाज सुधारक ज्योतिराव फूले। उनका मुख्य कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था। उनके संगठन सत्यशोधक समाज का लक्ष्य सामाजिक समानता था। उन्होंने दलित बच्चों के लिए स्कूल खोले। आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक नारायण गुरु, उनका मुख्य कार्यक्षेत्र केरल था। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, सभी इंसानों की एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही भगवान है। उनके आश्रमों में ब्राह्मणों की मनाही के बावजूद शूद्र और अतिशूद्र को हिंदू धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाती थी। समाज सुधारक पेरियार, उनका मुख्य कार्यक्षेत्र तमिलनाडु था। उन्होंने छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया ताकि ब्रिटिश सरकार दबाव में आए और इस प्रथा का उन्मूलन करे। समाज सुधारक वकील और राजनेता भीमराव अंबेडकर, उनका मुख्य कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र था। उनका जन्म एक दलित जाति में हुआ था और उन्होंने खुद भेदभाव का अनुभव किया था। उन्होंने दलितों से कहा, जब तक हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, हमारी जिंदगी नहीं बदलेगी। इन नेताओं का दलितों के लिए एक ही संदेश था, हम सामाजिक समानता के लिए भीख नहीं मांगेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे। सामाजिक समानता लाने के लिए हम ब्रिटिश अफसरों, जजों और ऊंची जाति के हिंदुओं की दया पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह हमारा अधिकार है, हम इसे अपने अधिकार के रूप में हासिल करेंगे। दलित चेतना और संगठन बढ़ाने में विश्व इतिहास की एक बड़ी घटना की भी अहम भूमिका थी। वो था पहला विश्व युद्ध। युद्ध से पहले ब्रिटिश इंडियन सेना में सिर्फ मार्शल रेस यानी पंजाबी मुसलमानों, सिखों और राजपूतों की भर्ती होती थी। अब जर्मनी और उसके सहयोगी देशों की आगे बढ़ती सेना का सामना करने के लिए उनको एक बहुत बड़ी सेना बनाने की जरूरत थी। 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तब ब्रिटिश इंडियन सेना में 2,40,000 सैनिक थे। 1918 में जब युद्ध खत्म हुआ तब उसमें 14 लाख सैनिक थे। उनमें एक बड़ी संख्या में दलित थे।
उन्होंने लड़ाई और सपोर्ट यूनिट दोनों में अपनी सेवाएं दी। दलित सैनिकों ने फ्रांस, बेल्जियम, इराक, मिस्र और अफ्रीका में मोर्चों पर सेवा दी। लड़ाई लड़ी, गोला बारूद संभाला, सड़कें बनाई, खच्चरों पर हथियार और सामान पहुंचाया, खाइयां खोदी और कैंप साफ किए। उनके लिए यह बिल्कुल अलग अनुभव था। गांव में वो अलग थलग जिंदगी जीते थे। मोर्चे पर सभी आदमी एक साथ खाते, पीते, सोते, चलते, काम करते और लड़ते थे। जब दलित सिपाही लौट के गांव आए तो वो बदले हुए इंसान थे। उनमें आत्मसम्मान था। अब वो भी पंजाबी मुसलमानों, सिखों और राजपूतों की तरह लड़ाकू रेस बन गए थे। उन्हें बहुत बुरा लगा कि गांव में ऊंची जातियों के लोग अब भी उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं करते हैं। उन्हें ब्रिटिश सरकार से पेंशन, नगद इनाम और जमीन मिली। इससे उनका आत्मसम्मान और बढ़ा। उन्होंने सरकार से कहा, हमने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खून बहाया है, हम समाज से इज्जत पाने के हकदार हैं। दलितों की आवाज, उनके आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार पर असर डाला, सोचने पे मजबूर किया कि अब वो उनकी सामाजिक समानता की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन वो कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाना चाहते थे। उन्होंने बीच का रास्ता चुना। दलित भी खुश हो जाएं और ऊंची जातियां भी नाखुश न हो। 1918 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ऐसा ही बीच का रास्ता था। यह वो समय था जब कांग्रेस आंदोलन ब्रिटिश सरकार पर स्वराज के लिए दबाव बढ़ा रहा था। गांधी साउथ अफ्रीका में ब्राउन्स और ब्लैक्स के समान नागरिक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़कर लौटे थे और कांग्रेस को एक जन संगठन बना रहे थे। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू और वाइसरॉय फ्रेडरिक चेम्सफोर्ड ने मिलकर एक सीमित स्वशासन का सुझाव दिया, और वो भी केंद्र स्तर पर नहीं बल्कि सिर्फ प्रांतों में। प्रांत का गवर्नर अब सिर्फ रेवेन्यू, पुलिस और न्याय विभाग देखेगा। चुनी हुई परिषद कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण देखेगी। परिषद की सीटों में मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई और यूरोपीय समुदायों का अलग अलग कोटा होगा। उनके प्रतिनिधि उनके समुदाय के वोटर्स ही चुनेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिविल सर्वेंट फ्रांसिस साउथबरो की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, यह तय करने के लिए कि विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार होगा और कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्धारण कैसे होगा। अंबेडकर ने साउथबरो कमेटी को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने कहा, I want a separate electorate and reserved seats for the depressed classes, like Muslims, Sikhs, Anglo-Indians. Because the depressed classes are not part of Hindu society, they are excluded from the Hindu society. In a joint electorate, the higher castes will dominate as the depressed classes are in a minority. No depressed classes candidate can ever win without the blessings and support of high caste voters. The upper castes would only bless a depressed classes candidate who won't defy Hindu customs. साउथबरो कमेटी ने अंबेडकर की मांग को खारिज कर दिया। उसने कहा, The depressed classes are a part of Hindu society. We cannot grant them a separate electorate. A separate electorate would only increase social segregation in the Hindu society. However, the depressed classes need to get their own representatives for their progress and welfare. Our committee is going to recommend nomination of the representatives of depressed classes to the provincial councils. पहली बार प्रांतीय परिषदों में दलित सदस्य आए। पहली बार अंग्रेजों ने उन्हें एक अलग राजनीतिक कैटेगरी के रूप में पहचाना। ये सदस्य नॉमिनेटेड थे, इलेक्टेड नहीं। उनको कोई निर्णय लेने का पावर नहीं था, लेकिन वो सदन में दलितों के मामले उठा सकते थे। अपने बयानों और दलीलों से कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण विभाग के भारतीय मंत्रियों पर दबाव डाल सकते थे। लेकिन यह एक मिथक साबित हुआ। मंत्री और परिषद के सदस्य ज्यादातर ऊंची जातियों के थे। वो अक्सर नॉमिनेटेड दलित सदस्यों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देते थे, और रेयर केस में अगर वो दलितों के पक्ष में कोई कानून या प्रस्ताव पास करते भी थे तो समाज में ऊंची जातियां उसे लागू नहीं होने देती थी। 1923 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक प्रस्ताव पास किया कि दलितों को सार्वजनिक कुएं, तालाब, सड़कें और स्कूल के उपयोग में समान अधिकार है, लेकिन ऊंची जातियों ने इसे लागू नहीं होने दिया।
1 साल बाद महाड़ शहर, जो आज महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, उसकी नगरपालिका ने भी ऐसा ही एक प्रस्ताव पास किया। उसे भी ऊंची जातियों ने लागू नहीं होने दिया। दलित समझने लगे कि उनको अपने अधिकारों के लिए सीधी लड़ाई लड़नी होगी। 20 मार्च 1927 को अंबेडकर ने महाड़ शहर में हजारों दलितों को इकट्ठा किया और चावदार ताल, जो वहां एक सार्वजनिक तालाब था, उसकी ओर मार्च किया। ऊंची जातियां दलितों को उस तालाब से पानी नहीं लेने देते थे, कहते थे उससे तालाब अपवित्र हो जाएगा। लेकिन उस दिन दलितों की इतनी बड़ी भीड़ देखकर वो उन्हें रोकने नहीं आए। अंबेडकर ने अपने हाथ से तालाब से पानी लिया और पिया। सभी दलितों ने पिया। महाड़ सत्याग्रह ने दलित आंदोलन के स्वरूप में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया। यह हिंदू धर्मशास्त्रों के नाम पर सामाजिक अन्याय के खिलाफ दलितों के खुले विद्रोह की शुरुआत थी। महाड़ सत्याग्रह के 1 साल बाद ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए साइमन कमीशन बनाया। अंबेडकर ने कमीशन से दलितों के लिए अलग इलेक्टोरेट की मांग की। उन्होंने कहा दलित हिंदुओं के साथ जॉइंट इलेक्टोरेट में 10 साल रहे, पर उनको कोई न्याय, कोई अधिकार नहीं मिला। साउथबरो कमेटी की तरह साइमन कमीशन ने भी उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया। We can't give a separate electorate to the depressed classes. No, no. लेकिन यह समय था जब ब्रिटिश सरकार की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। देश में उथल पुथल मची हुई थी। हिंदू बहुल कांग्रेस, मुसलमान, सिख, राजा महाराजा, दलित सब अपनी अपनी राजनीतिक सत्ता की मांग कर रहे थे। उथल पुथल शांत करने का रास्ता खोजना अंग्रेजों के लिए जरूरी था। इसके लिए सरकार ने उनके प्रतिनिधियों को 1930, 1931 और 1932 में 3 बार गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन बुलाया। तीनों गोलमेज कॉन्फ्रेंसों में अंबेडकर का मुख्य तर्क था, दलित हिंदुओं से सामाजिक रूप से अलग हैं, उन पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं और उनकी कोई राजनीतिक आवाज नहीं है। केवल एक अलग इलेक्टोरेट ही उनको राजनीतिक शक्ति और सामाजिक और आर्थिक आजादी दिला सकता है। यह मांग अंबेडकर 14 साल से कर रहे थे। अंग्रेज उसको नहीं मान रहे थे। The depressed classes are segregated by Hindu society. They are a social minority. लेकिन अब स्थिति बदल गई थी। दलित जनसमूह एक ताकत बन गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस बार अंबेडकर की मांग मान ली। कांग्रेस ने इसका जोरदार विरोध किया, अपनी पुरानी दलील दोहराई, दलित हिंदुओं का एक अभिन्न अंग है। अलग इलेक्टोरेट हिंदू समुदाय को हमेशा के लिए बांट देगा। उस समय गांधी जेल में थे। उन्होंने जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। घोषणा की कि जब तक फैसला वापस नहीं लिया जाता या उसमें बदलाव नहीं किया जाता, तब तक अनशन जारी रखेंगे। गांधी अत्यंत लोकप्रिय थे। उनके अनशन से जन भावना उद्वेलित हो गई। उससे अंबेडकर पर जबरदस्त नैतिक दबाव पड़ा। उन्होंने अलग इलेक्टोरेट की मांग छोड़ दी। वो गांधी की जान बचाना चाहते थे। इसका भी डर था कि अगर गांधी की मौत हुई तो दलितों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा होगी। दलितों के मुख्य प्रतिनिधि के तौर पर अंबेडकर और गांधी के प्रतिनिधि के तौर पर मदन मोहन मालवीय ने एक समझौते पर साइन किया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पैक्ट के अनुसार हिंदू और दलित जातियों के लिए ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा, लेकिन प्रांतीय सदनों में दलितों के लिए 148 सीटें रिजर्व होंगी। The depressed classes have long suffered segregation. That must change here and now. किस प्रांत में कितनी सीटें रिजर्व होंगी यह दलित आबादी के हिसाब से तय होगा। लगभग वही सिस्टम आज तक जारी है। अंबेडकर और गांधी दोनों का उद्देश्य था छुआछूत खत्म करना, लेकिन उस मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे, इस पर दोनों में गहरा मतभेद था। आजादी से करीब 30 साल पहले दोनों लगभग एक साथ भारत के राजनीतिक क्षितिज पर महान सितारों के रूप में उभरे थे। उन 30 सालों में दोनों के बीच रास्ते को लेकर अनेकों लड़ाइयां हुई। उनकी लड़ाइयों से दलितों को क्या फायदा, क्या नुकसान हुआ, इस पर हम 8वें एपिसोड में चर्चा करेंगे।